तुम क्या गई, कोई पानी पूछने वाला भी नहीं रहा। सुनो, इतने समय बाद घर जा रहे हैं तो आपके माँ पापा की भी ख्वाहिश होगी कि बेटा बहू कुछ लेकर आएगा। ऐसे तो सबकी ख्वाहिशें पूरी करना संभव नहीं है, पर आपके कितने ऐसे कपड़े हैं जो आपने 2-4 बार पहने हैं और वैसे के वैसे रखे हैं। ऐसा करती हूँ, उसे ड्राई क्लीन करवाकर बाबूजी के लिए पैक कर देती हूँ। किसी को क्या पता चलेगा। और वैसे भी नए कपड़े पहनकर वो जाएंगे कहाँ। मेरी माँ की पुरानी साड़ियाँ हैं जिसे मैं पहनकर ऊब गई हूँ। उसे आपकी माँ ने देखा भी नहीं है तो उनको वो साड़ी दे दूँगी। सागरिका अपने पति विवेक से कहती है। विवेक बोला, जो करना है करो, मुझे क्यों बता रही हो। बस ये ध्यान रखना कि सरिता मेरी बहन के सामने यह बात नहीं खुलनी चाहिए। वैसे तो वो भी माँ और बाबूजी के लिए कुछ नहीं करती, पर जताती रहती है। जब भी हम छुट्टी जाते हैं तभी वो जाती है ताकि उसे कुछ करना नहीं पड़े और हमारे साथ बैठकर खाएगी। जितनी वो चालाक थी उसका पति तो उससे भी आगे है। सागरिका बोली, मैं तो कह रही हूँ कि जिस दिन आपके माँ बाप मरेंगे आपकी बहन हमें चैन से रहने नहीं देगी। देखना, कुछ ना कुछ करके हिस्सा जरूर मांगेंगी। आपके बाबूजी अगर पैसे दे देते तो हमें जो भी करना है कर लेंगे। पता नहीं और कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर आपकी बहन भी तो कुंडली मारकर बैठी है। दूसरी तरफ विवेक की माँ सुमन जी बच्चों के आने की खुशी की तैयारी कर रही थीं। बच्चे चाहे जितने भी स्वार्थी हो जाएं, पर माँ तो माँ होती है। सुमन, मैं कह रहा हूँ ना, इतनी मेहनत मत करो। तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। और तुम जो ये काजू किशमिश रसोई में सजा कर रखी हो, लगता है कि तुम भूल गई हो कि मैं अब कमाता नहीं बल्कि पेंशन पर अपना और तुम्हारा खर्चा चलाता हूँ। तुम मुझे स्वार्थी कह सकती हो, पर अब क्या करूँ, आमदनी का कोई जरिया नहीं है तो हिसाब से ही खर्च करना पड़ेगा। मनोहर बाबू अपनी पत्नी सुमन जी से कहते हैं। सुमन जी बोली, आप मेरी चिंता मत कीजिए। बच्चों के आने की खबर से मैं आधी ठीक हो गई हूँ। उनके आते ही देखिएगा मैं भली चंगी हो जाऊंगी। बच्चों का साथ बुढ़ापे में माँ बाप के लिए किसी दवाई से कम नहीं होता। और कल को अगर मैं नहीं रही तो इन्हीं का साथ आपको भी अच्छा लगेगा। मनोहर बाबू बोले, सुमन, ऐसा मत कहो। तुम्हारे बिना मैं जीकर भी क्या करूँगा। सच कहते हैं लोग, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते करते पिता की उम्र बीत जाती है और माँ अपने बच्चों की ममता में उसे ही भूल जाती है। अभी तक वो लोग आए नहीं हैं और तुम मुझसे अलग होने की बात कर रही हो। सुमन जी हंसकर बोली, अरे अब तो बच्चों की तरह रूठ गए। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं कभी नहीं जाऊंगी। फिर तो ठीक है ना, चलिए अब चाय पीते हैं। इतना कहकर दोनों पति पत्नी चाय पीने लगे और पुराने दिनों को याद करने लगे। समय बीता। करीब 11 बजे बेटा बहू बच्चों के साथ आए। सुमन जी ने बड़े प्यार से सबको खाना परोसा। खाना खाने के बाद सागरिका बोली, मम्मी जी, सफ़र में मैं इतना थक गई हूँ कि मुझे सर में दर्द हो रहा है। आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ा देर आराम कर लूँ। सुमन जी बोली, हाँ हाँ बहू, जाओ आराम कर लो। सागरिका झट से बड़े वाले कमरे में अपना सामान रखी और फैलकर सो गई। 2-3 घंटे बाद ही सरिता अपने परिवार के साथ पहुंची। आते ही भाभी को बड़े वाले कमरे में आराम करता देख आग बबूला हो गई और माँ से शिकायत की। भाभी के ऐसे फैल कर सो रही है जैसे ये पलंग उनके मायके से आया था। सुमन जी बोली, बेटा वो तुम्हारी भाभी और ये तुम्हारा मायका है, सब मिलजुल कर रहो। कुछ दिनों के लिए तो आती हो और कमरे से क्या फ़र्क पड़ता है। सरिता गुस्से में बोली, आपको फ़र्क नहीं पड़ता पर मुझे फ़र्क पड़ता है। इतना कहकर वो दूसरे कमरे में अपना सामान लेकर चली गई। सुमन जी मुस्कुराकर रह गई। बेटी बहू होने के बाद भी सुमन जी 2 दिन से रसोई में लगी थी। यह सब देखकर उनकी काम वाली शगुना बोली, अम्मा जी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। सुमन जी मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ कहो ना। शगुना बोली, अम्मा जी, बेटी बहू सब घर में हैं, फिर भी रसोई में आप ही लगी रहती हो। क्या उन्हें ये नहीं लगता कि 2 पल के लिए माँ को भी आराम दे दे। सुमन जी, अरे अपने घर में तो वो लोग करती ही होंगी। माँ और सास के पास थोड़ा आराम मिल जाता है। चल अब जल्दी से आटा लगा दे ताकि मैं रोटी बना दूँ। बीमारी की वजह से उनका शरीर कमज़ोर हो गया था, इसलिए वो जल्दी थक जाती थी। यह सब देखकर मनोहर बाबू बोले, शगुना को तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा है, पर तुम्हें खुद नहीं आ रहा। थोड़ा तो आराम कर लो सुमन, अभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है। सुमन जी मुस्कुराकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी,
और ये शगुना बेकार में मेरे लिए परेशान हो जाती है और आपको भी परेशान कर देती है। आप जाइए, बच्चों को बाहर घुमा कर ले आइए, तब तक मैं खाना तैयार हो जाएगा। मनोहर बाबू चुपचाप वहाँ से चले गए। एक रोज़ मनोहर बाबू अपने बेटे विवेक से बोले, तुम्हारी माँ की तबीयत अक्सर ख़राब हो जाती है। मैं सोच रहा था तुम्हारे शहर ले जाकर अच्छे से इलाज करवा दूँ। आखिर पता तो चले कि आखिर ये कितनी कमज़ोर कैसे हो रही है। विवेक सागरिका की तरफ देखा। सागरिका ने इनकार में इशारा किया। विवेक बोला, पापा आप कहाँ दिल्ली में धक्के खाते रहिएगा, और आपको क्या लगता है दिल्ली में डॉक्टर सस्ते हैं? अरे सरकारी अस्पताल में अगर पैसा कम लगता है तो चक्कर भी बहुत काटने पड़ते हैं। इससे अच्छा आप माँ को सरिता के साथ बेंगलुरु क्यों नहीं भेज देते? वहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं। सागरिका झट से बोली, हाँ पापा जी, वैसे भी हम किराए के मकान में रहते हैं, आप लोगों को कितनी दिक्कत हो जाएगी। दीदी ने तो बेंगलुरु में अपना बहुत बड़ा मकान ले ही लिया है। बेहतर होगा आप मम्मी जी को वहाँ दिखा दीजिए। और वैसे भी उस मकान के लिए आपने दीदी को अच्छी खासी रकम भी तो दी थी। तब सरिता वहाँ आ गई और बोली, भाभी मुझे क्या मिला इसकी गिनती तो आप बहुत करती हैं। अपना कभी नहीं बताती कि आप जानबूझ के घर नहीं लेती ताकि कोई आपके घर आकर रहे। और दिल्ली में भैया ने इतना बड़ा प्लॉट क्या अपने पैसे से ले लिया है? मुझे बेवकूफ़ मत समझो। इतना कहते ही दोनों ननद भाभी में बहस हो गई। मनोहर बाबू बोले, विवेक सरिता तो बचपन से ही बहुत जिद्दी है बेटा, तुम तो अपनी माँ की हालत देखो। मुझे बहुत डर लगता है कहीं उसे कुछ हो ना जाए। विवेक, पापा आप माँ की कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हैं। बुढ़ापे का शरीर है, सब तो होता ही रहता है। बहुत रात हो गई है, वैसे भी हमें कल निकलना है। अगली बार आएंगे तो इस बारे में सोचेंगे। मनोहर बाबू बोले, अगली बार का पता नहीं कौन रहे ना रहे। विवेक, इतना मत सोचिए पापा, जिसे जाना होता है वो चला ही जाता है, माँ को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर अपने कमरे की तरफ विवेक चला गया। पिता बेटी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखे कि दामाद कुछ कहते, उससे पहले ही सरिता बोली, अपने पति से बोली, चलिए जी, हमें भी तो कल शाम में निकलना है। मैं तो कहती हूँ कि भाई के साथ हम भी निकल लेंगे। इतना कहकर सरिता भी अपना पल्ला झाड़ कर निकल गई। दूर बैठी सुमन जी सब सुन रही थी, अंदर ही अंदर मानो टूट रही थी। जैसे ही मनोहर बाबू सामने आए, सुमन जी बोली, आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी, और मुझे नहीं करवाना इलाज, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। इतना कहकर सुमन जी आराम करने चली गई। अगले दिन पूरा घर खाली हो गया। दोपहर में सुमन जी बोली, सुनो जी, मेरा दर्द बहुत बढ़ गया है, कोई दवाई ला दो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मनोहर बाबू बोले, इसलिए कह रहा था ना, इतना मत करो काम, जिसके लिए शक्ति रहे वो तो मुंह फेर कर चले गए, और तुम यहीं बैठो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। इतना कहकर मनोहर बाबू बाजार की तरफ चले गए। रास्ते में उन्हें कोई मिल गया और वो बात करने लगे। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, सुमन जी की हालत खराब हो रही थी। बार बार उनके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि आज उनके बच्चों ने उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। उनके जाने के बाद मनोहर बाबू का क्या होगा? ना जाने उनके दिमाग में क्या आया। उन्होंने मनोहर बाबू को फ़ोन किया। मनोहर जी बोले, क्या हुआ सुमन, दर्द ज़्यादा हो रहा है? मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा। सुमन जी बोली, नहीं नहीं, लगता है थोड़ी देर में दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, बस मुझे आपकी चिंता हो रही है। मनोहर बाबू समझे नहीं। सुमन जी बोली, मेरे नहीं रहने के बाद आपका कौन ख्याल रखेगा? सुनो जी, बुढ़ापे में बच्चों से थोड़ा दबकर रहना पड़ता है। एक बात कहूँ, जब मन दुखी हो जाए तो अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेना, और मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। मनोहर बाबू को आश्चर्य हुआ और घबराहट हुई। वो बोले, सुमन ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हें क्या हो रहा है? घबराओ न, मैं अभी दवाई लेकर आ रहा हूँ। वो सुमन सुमन कहते रह गए, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई, मानो चारों तरफ खामोशी थी। थोड़ी देर बाद वो घर पहुँचे। शगुना के विलाप करने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उनको आने में देर हो गई और हमसफ़र का साथ छूट चुका था। बच्चों को खबर भिजवाई गई, बेटा आया पर परिवार नहीं लाया, ये कहते हुए कि अब आकर भी वो क्या करेंगे, माँ तो रही नहीं और मुखाग्नि तो मुझे ही देनी है। बेटी भी 2-3 दिन रुकी और माँ की जितनी महंगी साड़ियाँ थी उठाकर ले गई। क्रियाक्रम खत्म हुआ, बेटा भी अपना सामान बांधा और निकल गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं रुका और पिता को अकेले ही छोड़ गए। एक हफ्ते पर तो लोगों के आने जाने में निकल गया। बेटे बहू पहले बार बार फ़ोन भी करते
और कुछ न कुछ पैसे मांगते रहते। जब उन्होंने देखा कि पिता के पास अब इतने पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने उनकी खबर लेना तक जरूरी नहीं समझा। एक शाम मनोहर बाबू सुमन जी की तस्वीर के सामने बैठे थे और बोल रहे थे, आज न जाने क्यों रोने का दिल कर रहा है सुमन। तुम बहुत याद आ रही हो। तुम क्या गई, मैं तो अनाथ हो गया। तुम्हारे जाने के बाद कोई पानी पूछने वाला नहीं है मुझे। बहुत समय बीता। बेटा आया और घर भेजने की बात की, पर मनोहर बाबू तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उस घर में सुमन जी की यादें बसी हुई थीं। गुस्से में बेटे ने आना ही छोड़ दिया। अब तो बस सगुना का ही सहारा था। बेटे को फ़ोन करते वो उठाता नहीं था। एक रोज़ वो शगुना से कह रहे थे, कल सुमन का साथ था, पर आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया। एक उसकी यादें हैं जो मुझे हौसला देती हैं, बाकी बच्चों ने तो मुझे छोड़ ही दिया। शगुना बोली, साहब आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहते? यहाँ अकेले रहते हैं। मैं तो बस 2-3 घंटे के लिए आती हूँ और काम करके चली जाती हूँ। आपका समय कैसे कटता है? मनोहर बाबू बोले, शगुना बेटा अगर साथ ले जाने की बात करता तब तो मैं जाता। वो शहर में है, अपने परिवार के साथ रहता है। मेरे कारण उससे वहाँ दिक्कत होगी। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगे। एक शाम मनोहर बाबू ने बेटे को फ़ोन किया और उसने उठाया नहीं, तो शगुना बोली, साहब क्या बुढ़ापे में हर किसी को ऐसे ही कष्ट होगा? क्या बच्चे माँ बाप की तकलीफ़ कभी समझेंगे? चलिए मैं चलती हूँ, 7 बज गए हैं। रात का खाना टेबल पर रख दी हूँ। मनोहर बाबू ने हाँ में सिर हिलाया और वो चली गई। तभी बेटे का फ़ोन आया और बेटा बोला, पापा कैसे हैं? मनोहर जी, मैं ठीक हूँ बेटा। तुम सब कैसे हो? बेटा, आपने फ़ोन किया था, मैं मीटिंग में था। मनोहर जी, आज तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही थी। क्या तुम्हें कभी अपनी माँ की याद नहीं आती? आज उसकी पुण्यतिथि थी, इसलिए फ़ोन किया था। बेटा बोला, पापा 4 साल हो गए हैं उस बात को, क्या हर साल शोक मनाता रहूं? मुझे और भी काम है। और जहाँ तक याद करने की बात है, तो वो तो आप कर ही रहे ना। कोई ज़रूरी बात हो तभी फ़ोन कीजिए, नहीं तो मैसेज कर दीजिए। और बेटे ने फ़ोन रख दिया। मनोहर बाबू अपनी पत्नी के फ़ोटो की तरफ देखकर बोले, सुमन तुम मुझे छोड़ गई, तुमने अच्छा नहीं किया। कल तुम साथ थी तो सब अच्छा लगता था। आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मनोहर बाबू शगुना की बात पर गौर करने लगे और इसी तरह वो हर रात अपनी पत्नी से बातें करते थे। मनोहर बाबू ने एक शाम हिम्मत करके घर के नीचे उतरे। अपने जैसे कई लोगों को देखकर उनका मन और दुखी होता और शगुना की बात पर सोचने को मजबूर हो जाते। कुछ दिन हुए उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। बेटा बेटी से बात करना चाहते थे तो वो हालचाल लेकर फ़ोन बस रख देते थे। एक शाम मनोहर बाबू ने एक कागज़ पर अपनी बची खुची सारी संपत्ति वृद्धाश्रम के नाम लिख दी, ताकि जो तकलीफ़ उन्हें हो रही है किसी और को ना हो। जब शगुना खाना बनाकर जाने लगी तो मनोहर जी बोले, शगुना आज तुम घर बाहर से बंद करके जाओ। शगुना बोली, क्यों साहब? मनोहर बाबू, बस ऐसे ही, शायद मेरा मन ना हो सुबह खोलने का। आज मैं तुम्हारी अम्मा जी से खूब बातें करूँगा। हो सकता है देर तक सोता रहो। शगुना को अजीब लगा, पर उसने बात मान ली और बाहर से दरवाज़ा बंद करके चाबी वहीं मैट के नीचे रख दिया और चली गई। मनोहर बाबू खाना खाकर लेट गए और पत्नी की फ़ोटो की तरफ निहारने लगे और बोले, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है सुमन। न जाने क्यों बहुत थकान सी महसूस हो रही है। तुम होती तो बोलती, लाइए मैं पैर दबा देती हूँ, मैं सर दबा देती हूँ। और मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली मनोहर बाबू ने। अगली सुबह 8 बजे जब शगुना आई तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो शगुना को याद आया कि साहब बोले थे, तो उसने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। मनोहर बाबू अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाए सो रहे थे। शगुना बोली, साहब उठ जाइए, सुबह हो गई, आज कितना सोएंगे? पर उसे कोई आवाज़ नहीं मिला। चैन की नींद सोने वाले कब उठ पाए हैं जो वो उठेंगे? जिसके लिए वो रोते थे उसी के पास चले गए। शगुना भागकर पड़ोस में सबको बताई। फिर सबने उनके बेटे को खबर दी। बेटे के आने से पहले पुलिस आई। पुलिस को उनके टेबल पर एक कागज़ और लिफाफे में कुछ पैसे मिले। बेटा शाम तक आया। पुलिस ने सबके सामने लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ी, जिसमें लिखा था, शगुना तुमने मेरी बहुत सेवा की है। सुमन के बाद तुम ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी। मैं तुम्हें क्या दे जाऊंगा? ये 1 साल की पगार और मेरी अंतिम संस्कार के लिए पैसे तुम्हें दिए जा रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारी अम्मा की साड़ी और एक पायल निशानी के तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ। मेरा यह घर और पैसे मैं वृद्धाश्रम के नाम कर रहा हूँ। मेरे बच्चों का ना मुझ पर ना ही मेरी संपत्ति पर कोई अधिकार है। अगर हो सके तो मेरा अंतिम संस्कार भी तुम ही कर देना शगुना। सभी लोगों की नज़रें विवेक और सरिता पर गईं।
वहाँ खड़ी औरतें कहने लगीं, जब औलाद ऐसी हो तो भगवान किसी को औलाद न दे। ये औलाद नहीं जोंक है जो बस माँ बाप का खून पीते हैं। मनोहर बाबू की इच्छा अनुसार सब कुछ हुआ। बेटी के हाथ कुछ न लगा। सबने यही कहा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जो इन्होंने अपने माता पिता के साथ किया उसका फल मिलेगा और आगे चलकर वैसा ही हुआ। दोस्तों, हम सब जब किसी के साथ बुरा करते हैं तो शायद ये सोचते नहीं कि आगे चलकर हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। अगर अपने आने वाले कल को सुधारना चाहते हैं तो अपनी गलती को सुधारें। माँ बाप का हमेशा सम्मान करें, उन्हें गले से लगाए रखें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।